तो आज काफ़ी टाइम बाद 2 साल पहले ही मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था और आज काफ़ी टाइम बाद मैं वापस से शुरू तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कहूँगा कि मैं रेगुलर रहूँगा। ना ही मेरा कोई ऐसा शौक है यूट्यूब पे आने का, मैं बस हॉबी के लिए करता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। और आज मैं डिस्कस करूँगा कि 2025 में कि मैंने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी हैं। तो जो सबसे पहली किताब होगी वो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये हेलेन केलर के द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनमें जो है एक चीज मुझे से सबसे पसंद आई लाइन वो थी ये वाली। आई हैड लर्न अ न्यू लेसन, द नेचर वेजेस ओपन वॉर अगेंस्ट हर चिल्ड्रन एंड अंडर द सॉफ्टेस्ट टच हिडियस स्ट्रेंजर्स क्लॉज। हाई स्ट्रेंजर्स क्लॉज मतलब ये इसमें हुआ क्या था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिला कैन जो थी वो देख नहीं सकती थी, ना ही वो मतलब कुछ सुन सकती थी। तो एक बार हुआ ये था कि वो मौसम काफी बढ़िया था और वो ट्री के ब्रांच पे जाके बैठ गई थी। ऊपर चढ़ना तो मुश्किल होता है, उतरने टाइम तो जो देख सकता है उसकी फट जाती है। ये तो फिर भी देख नहीं सकती थी। तो ऊपर जाके ब्रांच में बैठ गई थी और उस टाइम उनकी जो टीचर थी जो उनके साथ हमेशा रहती थी वो भी कहीं और चली गई थी किसी काम से। तो अचानक से मौसम बिगड़ जाने के कारण जो ब्रांचेस थे वो काफी तेज हिलने लगे थे, काफी तेज हवा चलने लग गई थी और बिजली कड़कने लग गई थी बहुत जोरदार। तो अब तक जो मौसम बिल्कुल साफ था, जिनमें इनको बहुत मजा आ रहा था, प्लेजर मिल रहा था, अब वही अचानक से क्या हुआ कि मौसम बिगड़ जाने के कारण इनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि अब मेरा यहाँ पे क्या होगा। वो ब्रांच को काफी कस के टाइटली पकड़ के बैठी हुई थी, उनको काफी डर लग रहा था। बाद में टीचर आई तो उनको उतारी, लेकिन वो एक उनका एक प्रॉपर ट्रॉमा बन के रह गया था। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि नेचर तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन नेचर ऐसी माँ है जो कि अपने बच्चों के खिलाफ कभी भी ओपन वॉर वेज कर सकती है। इस पूरे बुक में उन्होंने ये बताया कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है डिस्पाइट ऑफ उनके चाइल्डहुड में उनकी बीमारी के कारण उनको ऐसा हो गया था कि वो देख नहीं सकती थी, ना ही कुछ सुन सकती थी। उनके टीचर ने उनका प्रॉपर साथ दिया इस पूरे जर्नी में। अगर कोई उनका सबसे ज्यादा भागीदारी रहा है, अगर कह लो कि हेलन केलर का ही कोई दूसरा रूप, तो वो है उनकी टीचर खुद। वो उनके शेडो बन के हर वक्त उनके साथ रही, उनको हमेशा हेल्प किया। हेलन केलर मतलब उन्होंने एक बार इतनी अच्छी स्टोरी भी लिखी थी कि वो किसी और राइटर की स्टोरी से मैच कर गई थी और इन पे एलिगेशंस लग गए थे कि इन्होंने कुछ कॉपीराइट किया है। और फिर वहां पे भी ये काफी डर गई थी क्योंकि कुछ लीगल एक्शंस होने थे इनके खिलाफ, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। इन्होंने किया, काफी मेहनत किया, आगे बढ़ी। एक पहले मैं सेल्फ बुक्स पढ़ता था, जैसे कि एटॉमिक हैबिट हो गई, हाउ टू एक कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड भी बुक है। क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता था, लेकिन वो बहुत लपू बुक है। जब तक आके आपको खुद को ये पॉजिटिव थिंकिंग आपकी खुद की नहीं है ना, आपको कोई सेल्फ हेल्प बुक हेल्प कर ही नहीं सकती है। कोई सेल्फ हेल्प बुक आपको हेल्प नहीं कर सकती। आपकी खुद की थिंकिंग बदलने के लिए आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया एटॉमिक हैबिट या फिर कोई भी बुक पढ़ने का, कुछ नहीं होता उससे। तो फिर मैंने शिफ्ट मारा अपना ऑटोबायोग्राफी की तरफ। तो ये हेलन केलर की थी और सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी जो मैंने पढ़ी थी वो शायद ये थी माई लाइफ एंड वर्क, या मुझे नहीं पता। लेकिन हेनरी फोर्ड की ये जो बुक है माई लाइफ एंड वर्क, ये बहुत कमाल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें इतनी बढ़िया बात है, मतलब आप अगर बिजनेस माइंडसेट किसी का देखना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, तो ये बुक पढ़ो। ये बुक बहुत बढ़िया है। इसके बारे में अभी मैं बस ब्रीफ देना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ऐसा काम का जो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि एक जो चीज काफी मतलब लोगों को जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनको तो पता ही रहता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता रहता कि अगर आपको बिजनेस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के लिए कुछ चीप मटेरियल चाहिए होगा। आप प्रोडक्ट को जिस तरह से तैयार कर रहे हो वो प्रोसेस ही चीप होना चाहिए। ये ज्यादा मायने रखता है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज बात करें कि चाइना में इतना सस्ता सामान क्यों है, इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे चीप लेबर आ गए हैं। चीप लेबर तो अब चाइना में इतने चीप रहे नहीं। वो इस कारण से क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसेसिंग को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। तो वही बात इस बुक में कही गई है कि एलिमिनेटिंग वेस्ट इन बिजनेस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ी कमाल की बुक है। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। इस साल में कुछ बुक है जो दोबारा पढ़ना चाहूंगा, वो मैं बताऊंगा वीडियो के खत्म होते हुए। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, आप जरूर पढ़ना अगर वीडियो देख रहे हो तो। माई लाइफ एंड वर्क, हेनरी फोर्ड द्वारा लिखी। फिर थोड़ी फिलोसफी में घुसने के लिए एक बुक मैंने पढ़ी थी, ये रेवरीज ऑफ सोलिटरी वॉकर। ये
नाम नहीं पढ़ सकता मैं ऑथर का, ये शायद फ्रेंच है, लेकिन जीन जैकस रियोजी करके है कोई, मुझे नहीं पता सही प्रोनाउंस किया है मैंने कि नहीं। इन्होंने वही वेस्टर्न फिलोसफी की एक बात ये है ना कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट, दुख, दर्द में और पीड़ा में अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक लाइन जो थी बहुत बढ़िया थी, वो थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अटैचमेंट चाहिए या कोई सहारा चाहिए तो ये उसमें कुछ खामियां हैं। अगर कोई परफेक्ट बंदा है तो उसको कुछ किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये लाइन बढ़िया तो है, लेकिन स्टेपेनवुल्फ पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, उस पे मैं बात करूंगा। लेकिन ये लाइन बहुत प्रैक्टिकल है, ये सच तो है कि किसी को किसी का सहारा तभी ज़रूरत होता है जब वो परफेक्ट आदमी नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां हैं। और इस बुक में जो इनकी जो सबसे खास बात लगी वो ये है कि इन्होंने जो भी काम किया पूरा मन लगा के किया। मतलब ये क्या करते थे, प्लांट्स के बारे में अपने मर्जी से, ऐसा नहीं कि प्रोफेशन की तरह, अपने मर्जी से स्टडी करते थे, इधर इधर उधर जाते थे। कोई प्लांट्स दिख गया तो उसको कलेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में थोड़ी रुचि रखते थे। और ये चीज़ अच्छी इसलिए है क्योंकि काम कर रहे थे, अपना बढ़िया कर रहे थे, मस्ती जी रहे थे, किसी को बिना परेशान किए या फिर किसी से बिना परेशान हुए। ये चीज़ वो नहीं समझ पाएगा जिसको कामयाबी चाहिए। खैर, और इसलिए शायद मैं भी ना समझा पाऊंगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बुक ऑटोबायोग्राफी द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये इसकी मैंने बस पहली पार्ट पढ़ी है। हम यूजुअली बोलते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि यूनिवर्स इज द गॉड, नहीं, उन्होंने ये कहा था कि गॉड जो है ये यूनिवर्सल है। और इनका जो गॉड का डेफिनेशन था वो काफी हद तक मिलता था वेदांत से। अगर आचार्य प्रशांत को आप सुनते होगे तो आपको पता होगा कि इनका जो डेफिनेशन है गॉड का वो काफी हद तक वैसा ही है कि गॉड को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता। ऐसा काफी अनमिस्टीरियस ट्रूथ या अनमिस्टीरियस, या एक इसमें पेज नंबर बता देता हूँ, 9th 10th के आसपास है मिस्ट्रीज करके, कि वो काफी मिस्टीरियस चीज है गॉड, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो यूनिवर्सल है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो गॉड। पॉलिटिक्स और फैसिज्म, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में काफी ज्यादा आगे थी, उसमें मैं इंटरेस्टेड था नहीं। एजुकेशन के बारे में कही है और काफी चीजों के बारे में कही है। वेल्थ के बारे में काफी छोटा पैराग्राफ है, ये भी बहुत हद तक अच्छा ही है। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट नो वेल्थ इन द वर्ल्ड कैन हेल्प ह्यूमन फॉरवर्ड इवन इन द हैंड्स ऑफ मोस्ट डिवोटेड वर्कर इन हिज कॉज। द एग्जांपल ऑफ ग्रेट एंड प्योर कैरेक्टर इज द ओनली थिंग दैट कैन प्रोसीड फाइन आइडियाज एंड नोबल डीड्स। क्या मस्त बात कही है। कहने का मतलब पैसा नहीं डिटरमाइन करता कि आपकी सोच कैसी होगी, ग्रेट प्योर कैरेक्टर डिटरमाइन करता है कि आपके आइडियाज और आपके कर्म कितने अच्छे हैं। मनी ओनली appeals to selfishness and always tempts its owner irresistibly to abuse it. Can anyone imagine Gandhi armed with a money bag of carnage? No. मनी लोगों को बस, जैसा कि आप जानते हैं अमीर लोग हमेशा गरीब को परेशान करते हैं, तो वही मनी मनी बस एक साधन है दूसरों को बुली करने का, या फिर खुद को एक झूठा दिलासा देने का, खुद को एक पर्दे के अंदर रखने का। रिलीजन पे भी काफी सही बात कही है इन्होंने, पेज नंबर 25 पे। और वेल्थ पे काफी छोटा पैराग्राफ है लेकिन बिल्कुल सटीक बात बोली। और यहाँ पे कोई ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है, लेकिन 2025 में जितने बुक्स पढ़ी उसके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ये है फ्योडर दोस्तोयेव्स्की की वाइट नाइट। ये बुक मैं सच बताऊं तो उतनी कोई खास नहीं लगी मुझे, क्योंकि इसमें होता ये है कि एक बंदा होता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, उस लड़की को उसका एक बॉयफ्रेंड था वो छोड़ के चला गया होता है, तो ये उसको प्रपोज कर देता है, और जब प्रपोज कर देता है तो जो छोड़ के चला गया होता है वो वापस आ जाता है और वो लड़की उसके साथ चली जाती है, और जो मेन हीरो था वो हमेशा दुख में जिंदगी बिताता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज स्टोरीज। बाकी फ्रांस कफका की ये ट्रायल बहुत बढ़िया है। ये किताब मतलब दिखाती है कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी करप्ट हो चुकी है। इसमें जो एक लाइन जो बिल्कुल ऐसा हैरान कर देने वाला था कि उसमें जो मेन हीरो जो होता है वो जब अपनी लॉयर के साथ बात कर रहा होता है, और वो लॉयर की साथ जो असिस्टेंट होती है, एक लड़की होती है, वो हीरो से प्यार करती है। ऐसा कई बार इस बुक में दिखाया गया है, लेकिन जब बुक खत्म होते होते जब काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है हीरो कि कब मैं इस केस से छूटूंगा, तो फिर उस टाइम बहुत अचानक अजीब चीज पता चलती है। वो जो लॉयर था उसका एक और एक क्लाइंट था,
तो क्लाइंट उसको ऐसे ही बोल रहा था और वो लॉयर उसको झड़क के डांट दिया और बोला कि तुम मुझे तमीज से बात करो और घुटनों में बैठ के बात करो। मतलब वो अपने क्लाइंट्स को डॉग की तरह समझता था, वो उसे ट्रीट करता था एक डॉग की तरह, और उसकी जो असिस्टेंट थी वो उससे भी प्यार प्यार करती थी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि असिस्टेंट ऐसा नहीं था कि सिर्फ कफका से प्यार करती थी। जो भी लड़का जो बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत में रहता था, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जिसके चेहरे पे दिख रहा है कि कितना प्रॉब्लम में है, उस लड़की को वो लड़का पसंद आ जाता था, उस लड़की को वो लड़का, उस चेहरे पे जो ट्रबल रहता था वो पसंद आता था। ये काफी ज्यादा मतलब ऐसा क्रीपी चीज था जब मैंने इसको पढ़ा है, एकदम लास्ट में आया जब काफी करप्ट सिस्टम है, कफका के ऊपर एक झूठा आरोप लग गया था जो कि उसने कभी किया भी नहीं था, और कैसे कैसे करके वो काफी कोशिश किया कि झूठे आरोप से मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन पूरा सिस्टम सिर्फ उसके साथ खेलना चाह रहा था, उसको यूज करना चाह रहा था। लास्ट में कुछ दो मिस्टीरियस लोग आते हैं और उसके हार्ट में डैगर मार के उसका मर्डर कर देते हैं। वो ऐसा क्यों था वो किसी को नहीं पता। ये बुक बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी बुक है ये। इस बुक में एक जो मेन हीरो है स्टेफन वुल्फ, वो जो मेन हीरो है उसको लगता है कि वो एक स्टेफन वुल्फ है, उसके अंदर दो पर्सनैलिटी है, एक तो अच्छी पर्सनैलिटी है और दूसरी एक बुरी लोगों की पर्सनैलिटी है उसमें। तो हमेशा अपने बुरे वाली पर्सनैलिटी को दबा के रखना चाहता है और काफी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बुरी पर्सनैलिटी अचानक से बाहर आ जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, खूब एकदम बंद बंद सा रहता है और छुप छुप के रहता है दुनिया से। इसमें एक जो कमाल की बात मुझे ये लगी कि ऑथर ने बताया है कि जो मेन हीरो है वो बेवकूफ है अगर वो ऐसा सोचता है कि उसके अंदर दो पर्सनैलिटी है। सच तो ये है कि हम ह्यूमंस के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज है, बहुत तरह की पर्सनैलिटीज। हीरो को लगता है कि वो एक आधा इंसान है और आधा भेड़िया, बट ऑथर बोलता है कि वो इंसान है, भेड़िया है, तोता है, हाथी है, शेर है, सब कुछ है, बहुत कुछ है वो। वो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हीरो बस ये सोच के जीता रहे कि वो एक आधा वुल्फ है और आधा इंसान, और डर डर के जीता रहे, वो अपने मजे ना करे लाइफ में, तो वो अच्छा नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है कि एक गार्डन है और उसके अंदर तरह तरह के फल उग रहे हैं, तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह के फूल आ रहे हैं, और उसका माली है वो सिर्फ एक ही फूल को या फिर एक ही पेड़ को ध्यान दे रहा है या उसी का केयर कर रहा है या सिर्फ उसी के फल फल खा रहा है। तो क्या अपने पूरे गार्डन का कभी भी फुल पोटेंशियल यूज कर पाएगा? उसके पास इतना बड़ा गार्डन था, क्या वो कभी भी जान पाएगा कि उसके पास क्या खूबियां थी और क्या फल थे उसके पास? तो ऑथर भी वैसे ही कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी काफी सारे पर्सनैलिटीज हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पर्सनल बाकी सब पर्सनैलिटी से डर डर के उसे बुरा कह के एक तरह का इंसान बनने का कोशिश करें। हमें अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए। एक ये भी कहा उन्होंने हिंदू मैथोलॉजी की तारीफ करते हुए कि जैसा कि हिंदू मैथोलॉजी में रामायण और महाभारत में दिखाया गया है, काफी सारे उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स एक ही हैं। दुर्योधन, कृष्ण और अर्जुन एक ही है, वो है खुद रीडर ही है वो कैरेक्टर। वो अपने ही अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ रहा है इन सब बुक्स में, इन सब एपिक बुक्स में। तो काफी अच्छी बुक है ये। इसमें एट द एंड होता यह है कि स्टेफन वुल्फ को एक लड़की मिलती है और वो थोड़ा बाग में जाके मजे मजे करता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी होने लगती है। ठीक, एक तो ये बुक थी जिसमें वो शुरू में लोनली था, अब बाद में मजे करने लग गया। अगर आप में से कोई लोनली या आपने ये बुक खरीदी तो आपको काफी बिट्रेड फील होगा कि ये तो आपका दोस्त है, आपको छोड़ के चला गया। फिर आप लोगे वही हरमन हेसै की दूसरी बुक सिद्धार्थ, इस मेरा नाम भी सिद्धार्थ है। तो इस बुक में हुआ ये था कि जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ और बुद्ध को दोनों को अलग अलग दिखा गया है इस बुक में। तो सिद्धार्थ काफी अपने मतलब जीवन के शुरुआत में काफी संघर्ष करते हैं मोक्ष पाने के लिए कुछ साधुओं द्वारा उनके आश्रम में रह के, लेकिन उनको मोक्ष मिलता नहीं। तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये साधु खुद जो 70-80 साल के हो गए, इनको मोक्ष नहीं मिला, क्या ये हमें मोक्ष दिला पाएंगे? तब एक न्यूज आती है कि जो बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति है वो घूम रहा है जंगल में और उसको मोक्ष मिल गया है। तो ये उससे जाते हैं, उससे ट्यूशन लेते हैं, और उनकी जो पहली डेमो क्लास होती है उस वो सुन के ये बुद्ध के पास जाते हैं और बोलते हैं आपकी डेमो क्लास लेके मैं इतना तो समझ गया हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, क्योंकि आपको मोक्ष मिला है आपके एक्सपीरियंस के बल पे, ना कि आपने किसी और के पास गया था और उनसे सीख लेके आप कोई मोक्ष पाए हो। तो इसलिए मैं आपका स्टूडेंट नहीं बनना चाहूंगा, और वो चले जाते हैं कहीं और भटकने।
भटकने नहीं, वो चले जाते हैं कहीं किसी दूसरे शहर में, और वहाँ शहर में कमला नाम की लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है, उनसे वो रिश्ता बनाते हैं अपना। उस शहर में वो एक व्यापारी का भी काम करते हैं, काफी सारा पैसा कमाते हैं, जुआ हुआ खेलते हैं, शराब नशा सब करते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी काफी मजे करते हैं, कमला के साथ। और एक टाइम बाद उन्हें लगता है कि चीजें अब हो गई बहुत, मैंने नई चीजें, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस कर ली, अब मुझे शायद इन सब चीजों को छोड़ के जाना चाहिए, अब इन सब के लिए मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा। और अचानक से एक रात वो तय करते हैं कि वो अपना सारा पैसा, अपनी प्यारी वाइफ और सब कुछ, अपना बिजनेस, सब कुछ छोड़ के वो वापस से जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो इस बुक में दिखाया गया कि कैसे आप अलग अलग पर्सनैलिटी को इग्नोर ना करके उसे जी के अपना ट्रू सेल्फ पा सकते हो, और इस बुक में किस तरह से सिद्धार्थ ने अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी को जी के अपना ट्रू सेल्फ पा लिया। इस बुक में शुरुआत में वो लोनली होता है और बाद में वो एक फ्रेंड बना लेता है, तो काफी आपको डिप्रेटेड फील होगा। इस बुक में वो कमला के साथ काफी मजे करते हैं, वो धन दौलत कमाते हैं, और फिर बाद में सब कुछ छोड़ के वापस से जंगल चले जाते हैं, आपको यहाँ भी काफी बुरा लगेगा। इन दोनों केस में इंसान को सुख चैन नहीं मिल सकता। ये ह्यूमन का थोड़ा बेसिक नेचर है कि आपको कुछ भी मिल जाए आप उदासी रहते हो। ये इतनी बुक थी जो मैंने ये सब इस साल पढ़ी। एज अ मैन थिंकर लगता है मैंने पिछले साल पढ़ी थी, लेकिन ये काफी अच्छी बुक है, खुद पढ़ लेना। इस साल जो बुक मैं पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया वो था द मिथ ऑफ सिसिफस। काफी मुश्किल है इसको पढ़ पाना, मैंने सोचा बाद में पढ़ेंगे, एक सिर्फ 130 पन्ने हैं लेकिन नहीं हो पाया। ये बुक बहुत कमाल की है, ये पहली इतनी मोटी बुक मैंने पढ़ी, कम से कम 400 पन्ने की है, और ये पूरी पढ़ी मैंने, इतनी अच्छी बुक मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। इसका तो मैं रिव्यू, मतलब समरी डालूंगा मैं इसका जरूर यूट्यूब पे। रॉबर्ट सपोस्की के द्वारा लिखी लिखी गई ये बुक डिटरमाइंड द साइंस ऑफ लाइफ विदाउट फ्री विल, कमाल की बुक है। इन्होंने ये बुक लिखी है बिहेव भी, वो काफी पॉपुलर बुक है, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, यही पढ़ी मैंने सबसे पहले। और काफी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्यों फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता। ये बुक मस्ट रिकमेंडेड है, जरूर पढ़ना। और इस बुक के साथ जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूएशन में, वो है ये जेड डायमंड की गन्स जम्प्स एंड स्टील। मुझे लगा इसमें बस हिस्ट्री की, बेसिक हिस्ट्री की बात बताई होगी, बट ऐसा नहीं है, इसमें उससे ज्यादा बताया गया है। इसमें बताया गया है कि क्यों यूरोपियंस ही पहले थे जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने अंडर किया, पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया, क्यों वही थे जिन्होंने हेड स्टार्ट किया, सबसे पहले गन्स वहीं क्यों बनी, सबसे पहले शिप्स से निकल निकल के उन्होंने ही बाकी जगह क्यों कॉलोनाइज की। बहुत कमाल की बुक है, मैंने इसके 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, 2 पार्ट्स पढ़ना और बाकी है। इस साल तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत कमाल की बुक है, बहुत कमाल की। तो यही था जितनी वो बुक्स मैंने पढ़ी, और भी ठीक है, देखते हैं। यस, एक बुक जो मैंने इस साल पढ़ी थी वो थी माई इन्वेंशंस बाय निकोला टेस्ला। कमाल की बुक है, ये बंदा सीधा कुछ नहीं है, गॉड गिफ्टेड था। मैं आज से कुछ समय पहले डेली साइंस का एक न्यूज़ लेटर पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि कुछ ह्यूमंस को ऐसे केसेस होते हैं कि वो इमेजिन कर ही नहीं सकते किसी भी इमेज को। फॉर एग्जांपल आपने मेरी शक्ल देखी और आपको वो केसेस है, तो आप वीडियो बंद करने के बाद ये इमेजिन कर ही नहीं पाओगे कि मैं दिखता कैसा था। मुझे उसका नाम नहीं पता, काफी टेढ़ा नाम रहता है ऐसी चीजों का, मैंने बस शौक के लिए पढ़ा था वो चीज, शौक के लिए करता हूँ। तो फिर उसका अपोजिट भी एक चीज रहता है, कुछ ह्यूमंस में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर रहता है कि वो, उनको लगता है कि जब वो इमेजिन करते हैं किसी भी चीज को, तो उनको लगता है कि वो लिटरली मेरे सामने मैनिफेस्ट हो रखा है। इसे सिंजोफ्रेनिया नहीं कहेंगे, निकोला टेस्ला को कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इनको सिंजोफ्रेनिया था, लेकिन वो जो भी था, लेकिन इनको एक मेंटल कंडीशन थी कि ये अगर इमेजिन कर लेते कि मेरे सामने कार का इंजन है, तो वो उसे मैनिफेस्ट करे, वो बाकियों के लिए मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ उनके लिए, वो उसे टच कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, वो उनकी कुछ मेंटल कंडीशन थी ऐसे। तो ये काफी मुझे जान के शौक लगा, भाई ये तो गॉड गिफ्टेड था। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ था कि ये किसी डैम के में फंस गए थे और वहां पे पानी भी रिलीज हो रहा था, और वो डैम को इस तरह से पकड़ के खड़े थे, इस तरह से पकड़ के खड़े थे, और पानी सामने से आ रहा था, इनके पूरा यहाँ पे लग रहा था, छिला भी गया था, नीचे यहाँ नहीं छिलाया था। तो इस तरह से पकड़ खड़े थे, उनकी ताकत खत्म हो रही थी। तभी क्या हुआ, अचानक से उनके सामने एक फॉर्मूला मैनिफेस्ट हो गया। वो फॉर्मूला क्या था कि सरफेस एरिया जितना तुम्हारा, ये कि सरफेस एरिया इज इरिवर्स,
क्या कहते हैं कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो फोर्स भी इस पर ज़्यादा लगेगा। ठीक, ये फॉर्मूला उनके सामने मैनिफेस्ट हो गया था और उन्होंने क्या किया, वो इस तरह से पहले डैम को पकड़ के खड़े थे, फिर वो ऐसे से ऐसे हो गया ताकि पानी यहाँ से आए तो इस पे इतना बड़ा सरफेस एरिया पे ना लग के सिर्फ इतना सा जगह पे लगे, और इसके कारण उनकी लिटरली जान बच गई। ठीक है, तो फिर काफी उनको फायदा हुआ इस चीज का कि उनके सामने चीजें फिजिकली फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाती थी बस सोचने भर से। ये गॉड गिफ्टेड बंदा था, काफी कमाल की बुक है ये। उनके बारे में कुछ बहुत चीजें उन्होंने बताई है अपने बारे में, पढ़ना जरूर, अच्छी बुक है, ऐसे लोगों के लिए बुक पढ़ लेनी चाहिए। और ऐसा डैम पकड़ने के कारण ऐसा भी होता कि उनका यहाँ पे छिला गया था पानी के फोर्स से, बट बताया ना मैंने, यही सब है। एक बुक जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि दूसरे बुक उठा लेता हूँ मैं, स्टार्ट विथ वाई। इसके मैंने शुरुआत के 90 पेजेस पढ़े थे और ये बुक सच में बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की। अब मैं बता नहीं सकता क्यों कमाल की, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था पिछले साल शायद और उसके बाद रख दिया था, लेकिन ये बुक सच में बहुत अच्छी है। इसमें चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में और बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो यही थी मेरी जितनी बुक, जो बुक मैंने पढ़ी। लगभग कितनी है, कितनी है ये देखो 2025 में मैंने यही कुछ बुक्स पढ़ी हैं। एकेडमिक्स से रिलेटेड उतना कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है लेकिन बुक्स काफ़ी सारी पढ़ी। इस मोबाइल का स्क्रीन टाइम काफ़ी घटा मेरा। 2026 देखते हैं कैसा जाएगा इस बार तो, लेकिन एकेडमी में भी ठीक था। तो एकेडमी से मेरा मतलब है स्किल्स सीखने में थोड़ी बहुत जॉब के लिए। तो चलते हैं, बाय बाय।